हेलो गाइज़, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइज़, हमारा जो कि वीडियो की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम एनसीईआरटी की जो 10+2 की बुक है साइकोलॉजी की वो डिस्कस कर रहे थे। तो ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बता दिया था जिस टाइम हमने ये मीन्स बुक स्टार्ट की थी कि यह कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम मीन्स कुछ कैसे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो भी केवीएस होता है, टीचिंग रिलेटेड टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, तो वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर मीन्स वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं। सो मैंने आपको इस बुक के 4 चैप्टर हैं वो वाई वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमने जो 5th चैप्टर था थेरापौटिक अप्रोच, तो इसमें हमने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ तक जो कि हमारी लास्ट वीडियो थी 5th पार्ट की, 5th चैप्टर की, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था, वो हमने 6 पॉइंट यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए थे। सो आगे जो हमारे पास टॉपिक आएगा तो वो हमारे पास साइकोडायनामिक थेरेपी रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और बता दूँ कि जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए सुजेशन है कि वो पहले जो मीन्स फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जो ऑलरेडी वीडियोस उनकी प्रोवाइड कर रखी हैं तो उनसे मीन्स जो है बुक स्टार्ट करें, क्योंकि सीरीज़ वाइज अगर आप वीडियोस को देखोगे तो इससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, सो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक साइकोडायनामिक थेरेपी। ठीक है, सो साइकोडायनामिक थेरेपी, तो इसमें आपने एक नाम याद रखना है कि साइकोडायनामिक थेरेपी और साइको एनालिटिकल ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, साइको एनालिटिकल, साइकोडायनामिक थेरेपी और साइको एनालिटिकल मीन्स मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण मीन्स जो भी व्यवहार है उनको क्या करना, उनको एनालाइज करना, उनको विश्लेषण करना उनका। ठीक है, सो ये थेरेपी किसने दी थी, तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप एक याद रखोगे नाम सिगमंड फ्राइड। सो सिगमंड फ्राइड को इसके जन्मदाता माना जाता है इस थेरेपी के। ठीक है, सो आगे जो इनके कोलैबोरेटर थे कार्ल जुंग, उन्होंने इस थेरेपी को मॉडिफाई किया था। तो कार्ल जुंग को एनालिटिकल साइकोथेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। सो कार्ल जुंग ने इस थेरेपी को आगे मॉडिफाई किया, उसका संशोधन किया। ठीक है, आगे जो इनके फिर उत्तराधिकारी आए, फ्राइड के सक्सेसर आए आगे जो, तो उनको न्यो फ्राइडियंस के नाम से जाना जाने लगा। ये भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि वही जो साइकोडायनामिक थेरेपी है, एज यू हैव ऑलरेडी रीड द साइकोडायनामिक थेरेपी पॉइंटेड बाय द सिगमंड फ्राइड इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। सो सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है दी गई एक सबसे प्राचीन थेरेपी है। ठीक है, जो इसके जन्मदाता माने जाते हैं, और हिज क्लोज कोलैबोरेटर कार्ल जुंग मॉडिफाई इट टू व्हाट कम टू बी नोन एज द एनालिटिकल साइकोथेरेपी। तो कार्ल जुंग ने इनको मॉडिफाई किया और इसी के द्वारा उनको जो कि एनालिटिकल साइकोथेरेपी के रूप में जाना गया। ठीक है, बाद में जो कि इसके सक्सेसर आए उनको नियो फ्राइडियंस या नव फ्राइड के रूप में भी जाना जाने लगा। आप इसको हिंदी में मीन्स नव फ्राइड का नाम भी इसको दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक आप बस यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ तक काफ़ी है ये चीज़ें। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें आता है, इसी टॉपिक में नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है मेथड ऑफ एलिसाइटिंग द नेचर ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स। मीन्स जो भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास कुछ द्वंद्व पैदा हो जाते हैं हमारे व्यवहारों में। ठीक है, कुछ जहाँ सिंपली कह सकते हैं जो हमारा व्यवहार बुरा हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए कौन सी इसमें विधियाँ होती हैं, तो साइकोथेरेपी में कौन सी विधियाँ आएंगी। तो बेसिकली इसमें आपने 2 विधियाँ याद रखनी है। फर्स्ट है हमारे पास फ्री एसोसिएशन टेस्ट, और सेकंड हमारे पास ड्रीम एनालाइजिंग मेथड। इसको ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हो आप, इसको ड्रीम एनालाइज भी बोल सकते हो। तो सिंपली इसमें होता क्या है, देखो पूरा मैटर डिस्कस भी हम कर लेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। सिंपली इसमें क्या किया जाता है कि जो फ्री एसोसिएशन मेथड है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, फ्री एसोसिएशन मेथड में व्यक्ति को मीन्स हिप्नोटाइज किया जाता है, और उसका जो कि अनकॉन्शियस माइंड होता है, और अनकॉन्शियस माइंड में जो भी उसका बुरा व्यवहार, जो भी उसकी इच्छाएं जो कि कभी पूरी नहीं हुई वो छिपी होती है, उसको जागृत करके, ठीक है, उन इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड में लाया जाता है। और जो भी इसमें एक ट्रीटमेंट करने वाला, जहाँ जो भी एक साइको एनालिटिकल जहाँ हम कह सकते हैं, जहाँ हम इसको जो भी साइकोथेरापिस्ट होता है एक, तो वो क्या करता है फिर उस जो भी इच्छाओं को एनालाइज करता है, फिर उसके व्यवहार को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, सुधारा जाता है उसके व्यवहार को। ठीक है, तो ये फ्री एसोसिएशन टेस्ट में होता है। और ड्रीम एनालाइज मेथड में क्या किया जाता है कि व्यक्ति को जो भी सपने आते हैं, जो भी ड्रीम्स जो भी वो लेता है, ठीक है, तो उसको मीन्स क्या किया जाता है, व्यक्ति द्वारा कहा जाता है कि उसको डिस्क्राइब किया जाए, और उसको वर्णन करने के बाद फिर साइकोथेरापिस्ट होता है वो उनके सपनों को एनालाइज करता है, और एनालाइज करके ही फिर क्या किया जाता है, उसके व्यवहारों को सुधारा जाता है। मीन्स ये दोनों मेथड में ये चीज़ चलती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, since the psychoanalytical approach views intrapsychic conflicts to be the cause of psychological disorder। तो कह रहे हैं कि जो कि साइको एनालिटिकल अप्रोच है मीन्स वह जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वह कॉन्फ्लिक्ट्स को मीन्स
उनका मुख्य कारण समझता है जो भी उनके मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। मीन्स मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर के कारण जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ हमारा बुरा व्यवहार है वो आता है। ये एक साइको एनालिटिकल अप्रोच ये चीज़ें समझती है। कह रहे हैं द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट इज टू एलिसिट दिस इंट्रासाइकी कॉन्फ्लिक्ट्स। साइको एनालिसिस हैज़ इन्वेंटेड फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन एज टू इंपॉर्टेंट मेथड फॉर एलिसाइटिंग द इंट्रासाइकी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें यही कहा गया है कि इसलिए इसका जो उपचार करने का जो हमारे पास मेन मेथड आते हैं या तरीके आते हैं कि कैसे हम इन जो भी हमारे द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो महत्वपूर्ण जो विधियां हैं वो आती हैं, वो है हमारे पास फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सो बेसिकली इसमें हमारे पास होता क्या है, द फ्री एसोसिएशन मेथड में यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं इज द मेन मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट प्रॉब्लम्स। तो यह एक बहुत ही अच्छा मेथड है क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसमें कह रहे हैं once a therapeutic relationship is established and the client feels comfortable, the therapist makes her or him lie down on the couch, close her eyes and ask her him to speak whatever come to mind without censoring it in any way। तो यहाँ पे मीन्स क्या किया जाता है, जो फ्री एसोसिएशन मेथड में, तो आपको एक बात और बता दूं कि फ्री एसोसिएशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं मुक्त सहचर्या विधि, ठीक है। इसको हम मुक्त सहचर्या विधि भी बोल सकते हैं, ये इसका हिंदी में नाम है मुक्त सहचर्या विधि। अब देखो इसमें सहचर्या किया जाता है, मीन्स एसोसिएट किया जाता है। एसोसिएट किन चीज़ों को एसोसिएट करना मीन्स जोड़ना, मीन्स अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड के साथ जोड़ा जाता है। जो व्यक्ति का इड काम कर रहा होता है उसको सुपर ईगो के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। और वो सुपर ईगो के साथ जोड़ने के लिए जो बीच में ईगो होता है उसका सहारा लिया जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें फ्री एसोसिएशन टेस्ट में की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि भाई इस विधि में मीन्स क्या होता है फ्री एसोसिएशन मेथड में कि क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, और जब एक बार इसमें जो भी रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, एक अच्छा रिलेशनशिप क्लाइंट और थेरापेटिक साइकोथेरापिस्ट में बन जाता है, एक अच्छा रिलेशनशिप, तो फिर क्या किया जाता है, क्लाइंट एक तरीके का कंफर्टेबल फील करता है। तो यहाँ पे मीन्स थेरापिस्ट उसको कहता है कि आप एक सोफे पर लेट जाएँ और अपनी आँखों को यहाँ पे बंद कर दें, ठीक है। और जो भी उसके मन में आ रहा है वह बिना रोक टोक के, बिना मीन्स उसको काट छांट के मीन्स क्या कर सके भी, वह उसको पूरे तरीके से बता दे। जो भी मीन्स उसके माइंड में विचार आ रहे हैं वह उन विचारों को बता दें बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। तो इसमें फिर कहा जाता है कि कह रहे हैं द क्लाइंट इज इनकरेज, उसको इनकरेज किया जाता है टू फ्रीली एसोसिएट वन थॉट्स विद अनदर। मीन्स अपने विचारों को उसको मीन्स इनकरेज किया जाता है इस बात के लिए वह एक विचार को दूसरे विचार से मीन्स रिलेशन बना करके उसको एसोसिएट करके स्वतंत्र रूप से उसको बताए, ठीक है। और एंड दिस मेथड इज कॉल्ड द मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन। तो इसी मेथड को कहते हैं फ्री एसोसिएशन मेथड, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं द सेंसरिंग सुपर ईगो एंड द वॉचफुल ईगो आर केप्ट इन एवियंस एज द क्लाइंट स्पीक्स वट एवर कम्स टू माइंड इन एन एटमोसफियर दैट इज रिलैक्सड एंड ट्रस्टिंग। तो इसमें कहा जाता है कि जब क्लाइंट एक आरामदायक, एक कंफर्टेबल और एक ट्रस्ट का वातावरण उसके माइंड में बन जाता है, जहाँ वातावरण में जो भी मीन्स उस एक वातावरण जब ट्रस्टिंग या रिलैक्स्ड वातावरण जब बन जाता है, ठीक है, तो फिर उसके मन में जो भी कुछ आता है, ठीक है, उसके माइंड में जो भी कुछ आ रहा है, ठीक है, वह मीन्स क्या करता है अपने माइंड में वह बोलता जाता है, वह बताता जाता है थेरापिस्ट को, ठीक है, जो भी उसके माइंड में आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और कही है कि इसमें मीन्स एवियंस में रखा जाता है किसको, सुपर ईगो और वाचफुल ईगो को। तो वही चीज़ है मीन्स इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। सुपर ईगो और वाचफुल जो ईगो है इसमें दोनों को आपस में जोड़ा गया है, और इनको जब इनको जोड़ा जाता है तो ही वह अपने माइंड में छिपे विचारों को बताता है, ठीक है। तो ये मीन्स कुछ चीज़ें होती हैं फ्री एसोसिएशन मेथड में। कह रहे हैं एज द थेरापिस्ट डज नॉट इंटरप्रेट, तो थेरापिस्ट के रूप में वह इसको क्या नहीं करता, मीन्स इसको इंटरप्रेट नहीं करता है। एंड फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, जो भी आइडिया का फ्लो हो रहा है, जो भी डिज़ायर्स का फ्लो हो रहा है, जो भी वह इच्छाएं बता रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड के जो भी वह बता रहा है, उनको इंटरप्रेट नहीं करता। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसको ये नहीं शो होने देता कि मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। मीन्स थेरापिस्ट क्लाइंट को नहीं शो होने देता, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं विच हैड बीन सप्रेस्ड बाय द ईगो, जो कि ईगो के द्वारा मीन्स सप्रेस्ड हो रहे हैं, जो ईगो के द्वारा चल रहे हैं अनकॉन्शियस माइंड में, उसकी इच्छाएं, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो उसको थेरापिस्ट क्या नहीं करता, उसको इंटरप्रेट नहीं करता। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। कह रहे हैं इमर्ज इनटू द कॉन्शियस माइंड, तो इसको फिर इन चीज़ों को कॉन्शियस माइंड में इमर्ज किया जाता है, कॉन्शियस माइंड में लाया जाता है, ठीक है। सो
वही चीज़ थी। देखो मैंने सिंपल वे में आपको यही चीज़ बताई थी कि वही फ्री एसोसिएशन टेस्ट में होता क्या है कि व्यक्ति को एक हम कह सकते हैं कि निंद्रा की अवस्था में उसको सोफे पर लेटा दिया जाता है, उसको हिप्नोटाइज किया जाता है। हिप्नोटाइज करने के बाद मीन्स उसके अनकॉन्शियस माइंड को जागृत किया जाता है, उसे अनकॉन्शियस माइंड में भेजा जाता है व्यक्ति को। और अनकॉन्शियस माइंड में जो भी उसकी डिज़ायर्स थी, जो भी उसकी इच्छाएँ थी, जो भी उसके मीन्स एम्स थे जो कभी पूरे नहीं हुए किसी कारणवश, तो वह उसमें उसके जो भी उसके दुख दर्द थे जिसके कारण वह बुरा व्यवहार कर रहा था, और वह जो बुरा व्यवहार था वह किसके द्वारा चल रहा था, वह ईगो के द्वारा सप्रेस्ड हो रहा था। ठीक है। सो वो सारी चीज़ों को एक कॉन्शियस माइंड में लाया जाता है और उसका पता किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है। और इसी के द्वारा जो उसकी इच्छाएं हैं फिर बाद में आगे फ्यूचर में उसकी इच्छाओं को पूरा किया जाता है, जिससे वह अपना व्यवहार क्या कर ले, सुधार ले। ठीक है। सो ये चीज़ होती है फ्री एसोसिएशन टेस्ट में। आगे हमारे पास यहाँ पे हम जो कि हमारे पास ड्रीम एनालाइज है उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि भाई फ्री एसोसिएशन टेस्ट में होता क्या है। उसके बाद जो हमारे पास ड्रीम एनालाइज मेथड है तो वो भी हम देख लेते हैं। देखो कह रहे हैं यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अलॉन्ग विद दिस टेक्निक द क्लाइंट इज आस्क्ड टू राइट डाउन हर और हिज ड्रीम अपॉन वेकिंग अप। तो यहाँ पे मीन्स अब क्या है, देखो जब उसको सोफे पे लिटा दिया गया था तो उसकी सारे जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें छिपी थी वो क्या है मीन्स कॉन्शियस माइंड में लाई जाती है ना। तो उस टाइम पे वह सपनों में चला गया था। तो इसी टेक्निक के साथ साथ तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है अलॉन्ग विद दिस टेक्निक, इसी टेक्निक के साथ मीन्स जो फ्री एसोसिएशन टेक्निक हमने की थी। ठीक है। फ्री एसोसिएशन टेक्निक के साथ साथ चलती है ड्रीम एनालाइज टेक्निक। ठीक है। तो ड्रीम एनालाइज टेक्निक इसके साथ साथ चल रही है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अलोंग विद दिस टेक्निक द क्लाइंट इज आस्क्ड टू राइट डाउन हर और हिज ड्रीम्स अपॉन वेकिंग अप। मीन जब वह उठ जाता है अपने अनकॉन्शियस माइंड से उठ जाता है, जाग जाता है, तो फिर मीन्स उससे जो भी उसके सपने में चीज़ें उसे दिखाई दी थी या जो भी उसकी नींद में चीज़ें उसने देखी थी, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको कहा जाता है कि आप इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है। उसको लिखो। साइको एनालिस्ट लुक्स अपॉन ड्रीम्स एज ए सिंबल ऑफ द अनफुलफिल्ड डिजायर प्रेजेंट इन द अनकॉन्शियस। तो जो साइको एनालिस्ट्स हैं, जो साइको एनालिटिकल मनोविश्लेषणवादी हैं, तो वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि जो भी व्यक्ति के सपने होते हैं तो वो एक तरीके की अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स भी होती हैं जो कि वह अपने अनकॉन्शियस माइंड में छुपा करके रखता है। ठीक है। जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट होती है। तो इन्हीं ड्रीम जो भी इन्हीं डिज़ायर्स हैं इनको क्या किया जाए, इनको पूरा किया जाए ताकि उनका जो व्यवहार है वो सुधर जाए। तो ये मीन्स क्या होता है, एक तरीके का मीन्स ड्रीम एनालाइज मेथड में होता है। तो होप के ये दोनों मीन्स जो मेथड है ये आप समझ गए होंगे। तो इसमें हमारे पास देखो आगे कह रहे हैं जो नेक्स्ट पॉइंट आया है मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट की जो एक मोडेलिटी होती है वो क्या रहती है इसमें। तो बेसिकली इसमें हमारे पास देखो एक तो ट्रांसफेरेंस होती है, एक इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है। ट्रांसफेरेंस और इंटरप्रिटेशन। तो ट्रांसफेरेंस और इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये दोनों चीज़ें मीन्स हम यहाँ पे कह रहे हैं ट्रांसफरेशन एंड इंटरप्रिटेशन आर द मीन्स ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट। तो जो कि ट्रांसफरेशन है और इंटरप्रिटेशन है वह रोगी का एक तरीके का ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए यह एक तरीके का माध्यम है, एक तरीके का विधि है। ठीक है। तो जो कि हमने यहाँ पे कह रहे हैं एज द अनकॉन्शियस फोर्सेज आर ब्राउट इनटू द कॉन्शियस रियल्म थ्रू फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन डिस्क्राइब अवर। तो जैसा कि हम पीछे ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन के द्वारा या फ्री एसोसिएशन के द्वारा जो भी अनकॉन्शियस फोर्सेज होती हैं मीन्स अनकॉन्शियस माइंड में जो भी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि उसके कुछ इच्छाएँ होगी, उसके कुछ मीन्स अच्छा या बुरा व्यवहार हो गया जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में उसने उसको दबा रखा है, छुपा रखा है, तो उसको जागृत किया जाता है और कॉन्शियस माइंड में लाया जाता है ना। तो इन दोनों मेथड्स में ये चीज़ें छुपी हैं मीन्स एक तो ट्रांसफेरेंस और एक इंटरप्रिटेशन। तो ट्रांसफेरेंस में बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली मीन्स यही चीज़ स्टार्ट करूँगा कि ट्रांसफेरेंस में क्या करता है थेरापिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफेरेंस में जो कि क्या किया जाता है, कह रहे हैं कि अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे द क्लाइंट स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द थेरापिस्ट विद द अथॉरिटी फिगर्स ऑफ द पास्ट। तो जो कि जहाँ पे क्लाइंट है, जो भी जहाँ पे शिवार्थी है, वह एक थेरापिस्ट को अपनी जो कि मीन्स अपना जो कि पास्ट है उसमें शामिल करता है। उसमें कैसे शामिल करता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं द थेरापिस्ट may be seen as the punitive father or the negligent mother। तो यहाँ पे जो भी मीन्स कैसे अपने पास्ट में एक थेरापिस्ट को क्लाइंट शामिल कर लेता है, तो वह समझता है कि वह उसका एक तरीके का पिता है जो जिसने उसको उसके बचपन में उसको क्या किया था, पुनिश किया था, जहाँ वह उसकी एक माता है जिसने उसको नेग्लेक्ट किया था, जिससे वह बुरे व्यवहार में पड़ गया, जहाँ उसको जो भी मेंटली डिसऑर्डर है, जो उसका व्यवहार एबनॉर्मेलिटी की तरफ चला गया है ना। तो कह रहे हैं द थेरापिस्ट मेंटेन ए नॉन जजमेंटल। तो उसी टाइम पे थेरापिस्ट भी यहाँ पे एक तरीके का मीन्स किस तरीके की प्रोसेस जारी रखता है कि एक तरीके का नॉन जजमेंटल, जहाँ परमिसिव एटीट्यूड उसके सामने जारी रखता है, ताकि वह
है जो क्लाइंट है उसके इमोशनल जो इमोशंस को क्या किया कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। मीन्स उसको इमोशनल आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस को वह कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, क्लाइंट के सामने एक परमिसिव एटीट्यूड या नॉन जजमेंटल एटीट्यूड वह शो करता रहता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफेरेंस, ठीक है। सो इसमें अब हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सो ट्रांसफेरेंस में एक चीज़ आप ये याद रखोगे कि यह दो तरीके की होती है, पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस और नेगेटिव ट्रांसफेरेंस, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस और नेगेटिव ट्रांसफेरेंस बेसिकली कह रहे हैं कि इन विच द क्लाइंट आइडियोसिस ऑफ और फॉल्स इन द लव विद द थेरापिस्ट। तो इसमें एक तरीके का जो रिलेशनशिप होता है क्लाइंट और थेरापिस्ट के मध्य, वह एक तरीके का बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेम भाव वाला रिलेशनशिप होता है। इसमें क्लाइंट गुस्सा नहीं दिखाता अपने थेरापिस्ट के प्रति, एंड सीक्स द थेरापिस्ट अप्रूवल, और वह अपने जो भी थेरापिस्ट होता है, जो भी अपना डॉक्टर होता है, उससे उसको वह हर तरीके का अप्रूवल देता है, ठीक है, क्लाइंट। तो यहाँ पे जो नेगेटिव ट्रांसफेरेंस है, इसमें कह रहे हैं इज प्रेजेंट व्हेन द क्लाइंट हैज़ फीलिंग ऑफ द हॉस्टिलिटी, एंगर एंड रेजेंटमेंट टुवर्ड्स द थेरापिस्ट। तो यहाँ पे एक तरीके का वह अपने थेरापिस्ट के प्रति, अपने जो कि उसका ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति होता है उसके प्रति एक तरीके का दुश्मनी का या शत्रुता का या एक तरीके का क्रोध का या अप्रसन्नता की जो भी वह भावना है कि वह उससे नाखुश है, इस तरीके की भावना वह शो करता है नेगेटिव ट्रांसफेरेंस में। पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपको समझ आ गया होगा ट्रांसफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इंटरप्रिटेशन में वही चीज़ आती है कि जब उसके कॉन्शियस माइंड में चीज़ें जब हम ले आते हैं, ठीक है, जब उसके कॉन्शियस माइंड में चीज़ें ले आए अनकॉन्शियस जो भी उसकी फोर्सेस होती हैं, तो फिर उसको आगे जाकर के इंटरप्रेट किया जाता है। मीन्स उसकी व्याख्या करवाई जाती है उसी क्लाइंट से, ठीक है, और इंटरप्रेट करने के बाद ही मीन्स फिर उसको उसके व्यवहारों में सुधार किया जाता है, ठीक है। सो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक आया है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आई है कि ट्रीटमेंट का टाइम क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो देखो जो ट्रीटमेंट का टाइम है, तो यहाँ पे कह रहे हैं साइको एनालिसिस लास्ट फॉर द सेवरल ईयर, तो जो कि वही है इसका अगर ड्यूरेशन की बात करें तो यह काफ़ी सालों तक इसकी जो प्रोसेस है वो चलती है, ठीक है। तो जो भी इसकी अवधि है, जो भी इसका ड्यूरेशन है, वह काफ़ी सालों तक कह रहे हैं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं साइको एनालिस्ट लास्ट द सेवरल ईयर विद 1 आवर सेशन फॉर 4 और 5 डे पर वीक। तो हफ्ते में 4-5 दिनों तक रोज 1-1 घंटे का जो सेशन है वह लगभग कई सालों तक चलता रहता है, यहाँ पे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं इट इज़ एन इंटेंस ट्रीटमेंट। तो जो भी यह एक ट्रीटमेंट रहता है, कह रहे हैं देयर आर 3 स्टेजेस। हमारे पास यहाँ पे इनकी 3 स्टेजेस रहेगी। इसमें हमारे पास जो कह रहे हैं स्टेज 1, तो फर्स्ट स्टेज की बात करें, स्टेज 1 इज़ द इनिशियल फेज, द क्लाइंट बिकम फैमिलियर विद द रूटीन्स एस्टेब्लिश्ड ए थेरापेटिक रिलेशनशिप विद द एनालिस्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि जो कि क्लाइंट और थेरापिस्ट होता है उसके बीच जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें जस्ट एक तरीके का रिलेशनशिप स्थापित होता है उसमें, जो कि एक ट्रस्टेबल हो सकता है, या हम कह सकते हैं जो कि एक गहरा रिलेशनशिप हो सकता है, एक प्रेम भाव वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में हमने यहाँ पे रिलेशनशिप याद रखना है कि उनके बीच एक तरीके का रिलेशनशिप बनता है, एंड गेट्स सम रिलीफ विद द प्रोसेस ऑफ रिकलेक्टिंग द सुपरफिशियल मटेरियल फ्रॉम द कॉन्शियसनेस अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट ट्रबल सम इवेंट। तो यहाँ पे मीन्स जब उनका रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है तो फिर उसमें जो भी अपना पास्ट होता है या जो भी आगे फ्यूचर होता है, तो वे सारी चीज़ें जो भी उसके साथ घटित तो होने वाली हैं या हुई हैं, जो अच्छी नहीं थी उसके लिए बुरी हैं, ठीक है। तो वे सारी चीज़ें मीन्स यहाँ पे चेतन मन में लाई जाती हैं फर्स्ट स्टेज में। कह रहे हैं स्टेज 2 इज़ द मिडल फेज। तो जो कि स्टेज 2 है वह एक तरीके का मिडल फेज रहता है। तो कह रहे हैं विच इज़ द लॉन्ग प्रोसेस, जो कि एक तरीके की लंबी प्रोसेस है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रांसफेरेंस। तो जो हमने पीछे अभी ट्रांसफेरेंस पढ़ा, तो इसमें वो विधि अपनाई जाती है। मीन्स जो भी क्लाइंट है, ठीक है, जो भी इसमें ट्रांसफेरेंस रहता है, रेजिस्टेंस रहता है ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट, जो कि क्लाइंट की तरफ से होता है एक तरीके का रेजिस्टेंस, एंड द कन्फर्टेशंस एंड क्लैरिफिकेशन वर्किंग थ्रू एंड द थेरापिस्ट पार्ट। तो जो कि इसमें क्लैरिफिकेशन है और कन्फर्टेशन है वो किस ओर से रहेगी, वह थेरापिस्ट की ओर से रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मीन्स सेकंड स्टेज में आती हैं। और ऑल दीज प्रोसेस फाइनली लीड टू इंसाइट। और ये सारी चीज़ें मीन्स कौन लीड कर रहा होता है, जो है अंतर्दृष्टि लीड कर रही होती है। द थर्ड फेज इज़ द टर्मिनेशंस। और जो लास्ट फेज होता है वह एक तरीके का टर्मिनेशंस होता है, ठीक है। और जो भी इसमें तीसरी अवस्था बनाई गई है, टर्मिनेशन मतलब कि एक तरीके की हम कह सकते हैं इसका एंडिंग पॉइंट रहता है, जैसे समाप्ति की अवस्था रहती है इसमें, मीन्स अब रिलेशनशिप समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो कह रहे हैं फेज वेयर इन द रिलेशनशिप विद द एनालिस्ट इज डिसॉल्व। तो वही चीज़ है जहाँ पे जो रिलेशनशिप है वह समाप्त हो जाता है, एंड द क्लाइंट प्रिपेयर टू लीव द थेरेपी। और क्लाइंट यहाँ पे एक अपना जीवन खुद जीने के लिए रेडी हो जाता है, ताकि वह तो फिर वह थेरेपी को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो यहाँ पे
ये इसकी थेरेपी रहती है। तो गाइज़ हमने यहाँ पे अब एक थेरेपी कर ली है जिसका नाम है साइकोडायनामिक थेरेपी। तो 5th पार्ट की यह दूसरी वीडियो थी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि वीडियो ज़्यादा बोरिंग और लंबी ना हो जाए, इसलिए जितने कम समय में वीडियो बने उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि कम समय में हम कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक करें। सो आगे की वीडियो में हम इसका 3rd पार्ट करेंगे जिसमें हम करेंगे बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है? सो बिहेवियरल थेरेपी आप मीन्स आगे की वीडियो ज़रूर देखना। बिहेवियरल थेरेपी में क्या चीज़ें आएंगी, उसके बाद जो थेरेपीज़ आएंगी वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? सो सीरीज़ वाइज ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। सो चैनल के साथ हमारे बने रहें। जो नए हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? क्योंकि साइकोलॉजी जो भी जिस भी तरीके के मीन्स साइकोलॉजी के टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आती हैं एडवांस लेवल की, सिंपल लेवल की, वो सारी चीज़ें हम चैनल पर प्रोवाइड करते जाएंगे धीरे धीरे। बस बात ये है कि आप चैनल के साथ हमारे जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट देते रहें। सो वीडियो अच्छी लगी इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.